बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इशफाक एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कि मेडिकल रिटायरमेंट का तरीक़ाकार क्या होता है। अगर कोई बंदा मेडिकली तौर पर रिटायर्ड होना चाहता है तो वो कौन सी ऐसी बीमारी होगी या कौन सा ऐसा जो उनको आर्जा होगा जिसकी बिना पर वो रिटायरमेंट मेडिकली तौर पर ले सकते हैं, और कितने साल बाद अगर रिटायरमेंट वो लें तो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, और कितने साल के अंदर अगर नहीं लेते तो उनको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इस बात को क्लियर हम कर देंगे लास्ट पे, क्योंकि आपको बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ बेनिफिट्स नहीं भी मिलते। रिटायरमेंट की उम्र जो हुकूमत पाकिस्तान पंजाब लेवल पर रखी गई है वो तकरीबन 25 साल सर्विस होनी चाहिए और 55 साल की उम्र होनी चाहिए। ये बात जब से सामने आई है, अक्सर लोग जो है वो इस कंफ्यूजन का शिकार हैं कि रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 25 साल मतलब आप सर्विस देते हैं और 55 साल उम्र। अगर एक बंदा जो है वो, अगर कोई ऑफिसर जो है वो 25 साल सर्विस पूरी कर चुका है और उसकी उम्र जो है वो 55 साल नहीं हुई, क्या ऐसा बंदा रिटायर्ड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पॉइंट्स को पूरा करना लाजम है। अगर आपकी उम्र जो है वो 55 साल हो चुकी है और सर्विस 25 साल नहीं हुई तो आप रिटायर्ड नहीं हो सकते। ये दोनों शिकों को पूरा करना लाजम है। इस दौरान जो बहुत सारे बंदे जो कि इस कानून बनने से पहले रिटायर्ड हो चुके थे उनको दोबारा बुलाया गया है। आप आएं और अपनी ड्यूटी दें, क्योंकि आपकी उम्र जो है वो 25 साल हो चुकी थी मगर आपने जो 25 साल सर्विस नहीं दी, वो आकर अपनी सर्विस पूरी करें, फिर आपको जो है वो अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे। तो ये एक नया कानून बन गया है जो कि पंजाब में इसका इंप्लीमेंट भी हो चुका है। उसके बाद आते हैं कि हम रिटायर्ड कैसे हो सकते हैं। रिटायर्ड का प्रोसीजर क्या है? मेडिकली तौर पर अगर रिटायर्ड कोई बंदा होना चाहता है तो वो डीडीओ को, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, या अपने अफसर मजाज के नाम पर एक दरख्वास्त लिखेगा कि मुझे फलां बीमारी है, आर्जा दिल है या फेफड़ों का मसला है, या कोई पाँव जो है वो नकारा हो गया है, बाजू काम नहीं करता, फालिज का अटैक हो गया है, कोई किसी किस्म का मसला अगर है उस बंदे को दरपेश है, तो वो बंदा क्या करेगा कि अपने मजाज ऑफिसर या डीडीओ को दरख्वास्त देगा। जब मर्ज पता चल गया, मुकम्मल तौर पर उसकी तशखीस हो गई है और आपका इलाज चल रहा है, तो आप उसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी ज़ाहिर है उस दरख्वास्त के ऊपर लिखेंगे कि मुझे फ़लाँ आर्जा हुआ है, फ़लाँ बीमारी की वजह से मैं जो है वो ड्यूटी नहीं कर रहा और मुझे मेडिकल डॉक्यूमेंट जारी किया जाए, ताकि मेडिकल डॉक्यूमेंट जारी होने के बाद वो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के पास जाएं, मतलब किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो उनके पास है, जहाँ पर एमएस जो मौजूद होता है उसको डॉक्टर देंगे और कहेंगे जी मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। डॉक्टर देखने के बाद जो है वो एमएस साहब जो है वो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब जो हैं वो एक डॉक्टर तैयार करेंगे। डॉक्टर तैयार करने का मतलब ये होता है कि जब डॉक्टर तैयार हो जाता है तो उसके बाद मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जो है वो उसकी बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए एक बोर्ड, जिसे मेडिकल बोर्ड कहते हैं, वो तश्कील देते हैं। अगर आर्जा दिल है तो वो उस हवाले से दिल के जितने भी माहिर होंगे, जिसमें स्पेशलिस्ट हजरात जितने भी होंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे। हड्डियों का मामला है तो हड्डियों का, इसी तरह जो बीमारी उनको होगी, जिस बिना पर वो छुट्टियां लेना चाह रहे हैं, तो उस बीमारी के तहत जो है वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर DHQ मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नाम कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि DHQ ही नाम हो। उसके बाद उसकी तशखीस होने के बाद केस एक बनाकर DG पंजाब को भेज देते हैं। मतलब वहाँ पर उनकी तशखीस हुई, उनकी फाइल तैयार हुई, उनका जो मसला था, जो बोर्ड बैठा, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। ओपिनियन देने के बाद केस बनाकर DG पंजाब हेल्थ को भेज देते हैं। लाहौर जब ये केस चला जाता है तो वहाँ पर सेकंड ओपिनियन ली जाती है। सेकंड ओपिनियन इसलिए ली जाती है कि अगर कोई बंदा असर और रसूख इस्तेमाल करके अपने उस ज़िले में तो काम करवा सकता है, मगर यह कि सेकंड ओपिनियन ज़रूरी होती है। सेकंड ओपिनियन के बाद दोबारा फिर जो है वो DHQ में वो फाइल भेज दी जाती है।
और DHQ जो है मतलब वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो दोबारा फिर उस फाइल को प्रोसीजर करके अपने उस डिपार्टमेंट को भेज देता है जिस डिपार्टमेंट का वो बंदा होता है। उसके बाद रिटायर्ड अगर वो जो सेकंड ओपिनियन भी एज इट आ जाती है जैसी कि फर्स्ट ओपिनियन थी, तो वो बंदा रिटायर्ड हो जाता है मेडिकली तौर पर। अब जब बंदा रिटायर्ड हो जाता है तो उसको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, फायदे क्या होते हैं। एक बंदा जो है अगर वो उसकी सर्विस जो है वो कम से कम 10 साल है, मतलब उसने अभी सर्विस स्टार्ट की, उसको 10 साल हुए थे, फिर कोई आर्जा हुआ, कोई मसला हुआ जिसकी वजह से वो रिटायर्ड हुआ, तो उसको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब लीव इन कैश का मतलब ये होता है कि उसको लीव इन कैश 1 साल की तनख्वाह जो है वो कम से कम मिलेगी। 1 साल बंदा जो है वो तनख्वाह पर गुजारा कर लेता है, उसको लीव मिल जाती है, वो कैश जो है उसको मिलता रहता है जितनी तनख्वाह होती है। तो ये उसको फायदा हो जाता है अगर उसकी 10 साल सर्विस है तो। दूसरे नंबर पे जो है LPR, ये इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। LPR पर वो नहीं जा सकता। LPR का मतलब ये होता है कि 1 साल की छुट्टी होती है, क्योंकि आप तो अनफिट हो चुके हैं। जब बंदा अनफिट हो जाता है तो उसको जाहिर है कि कोई मुहल्लक बीमारी ही होगी या कोई परमानेंट अजू जो है वो उसका वो मतलब उसका काम करने का जो जो तरीकाकार है उसमें जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही होगी। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें आपको जो है वो बेनिवोलेंट फंड जो है वो माहाना तनख्वाह के साथ, इसको A ग्रेड रिटायरमेंट का कहा जाता है, वो दे दिया जाता है साथ। मतलब कोई ऐसा आपका मुहल्लक बीमारी हो गई है, अल्लाह ना करे किसी ऐसे बंदे को कोई मतलब कोई यरकान ऐसा जिगर का आर्जा हो जाता है, या कोई उसके अज़ूए दिल हो जाता है, या कोई ऐसी मुहल्लक जानलेवा बीमारी होती है, तो उसको रिटायर्ड जो है वो A ग्रेड में किया जाता है। और जब बंदा कोई A ग्रेड में रिटायर्ड हो जाता है तो A ग्रेड में रिटायर्ड होने का मतलब ये होता है कि उसको मुकम्मल तौर पर जितने भी बेनिफिट्स होते हैं रिटायरमेंट्स के वो दिए जाते हैं, और उसके बच्चों को जो है वो जॉब भी दी जाती है उसमें, उसके या उसकी बीवी को दी जाती है, क्योंकि उसको जो आर्जा हुआ है वो कोई आम आर्जा नहीं है जिसको A कैटेगरी में लेके आए हैं। इसके तहत इसी तरह A के तहत जो A कैटेगरी की रिटायरमेंट है, इसके तहत जो है इस सूरत में अगर 1 ग्रेड से लेकर 11 ग्रेड तक कोई भी जो है वो उसकी बेटी या उसके बेटे या उसका कोई भी जो खूनी रिश्तेदार है, मतलब ये है कि उसकी फैमिली में कोई अगर बंदा है तो उस तरह जो है उस बंदे को जॉब दी जाती है। रिटायरमेंट का जो फायदा यही होता है। अगर वो कोई बंदा B ग्रेड में रिटायर्ड होता है या C ग्रेड में रिटायर्ड होता है, अब B C जो है ये कैटेगरीज हैं, अक्सर औकात ये कैटेगरीज जो होती है वो उसमें आती। इन तमाम कैटेगरीज में देखें जी, अगर कोई बंदे को सीरियस अज़ू है, कुछ बंदे जो होते हैं वो आमतौर पर जो है वो क्या करते हैं, जब 1 साल उनका रह जाता है ना रिटायरमेंट में, तो वो जानबूझकर जो ऐसी कोई बनवा के कोई थोड़ा सा बहुत सिलसिला, क्योंकि जाहिर है कि बंदा एक सर्विस कर रहा है, उसको कोई ना कोई मामला तो पेश होते ही हैं, थोड़े बहुत बीमार शिमार तो होता ही है, तो वो मेडिकली तौर पर जो है ना इस तरह की कुछ मामलात पेश आते हैं और वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। इस तरह की रिटायरमेंट में जो है वो अक्सर B और C जो है वो कैटेगरी इनको मिलती है। और B और C कैटेगरी में अब फिलहाल मैंने देखा है कि बहुत सारे बंदों ने केस किए थे हाई कोर्ट में, रिट फाइल की थी, उसमें उनको कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, जॉब तो मिल गई है, मगर ये है कि उसके लिए तवक्को करनी पड़ती है। जो A और A+ कैटेगरी की होते हैं जिनमें एक जेन्युइन इशू है कि उसको बंदे को जेन्युइन इशू हुआ, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तमाम तरह प्रोसीजर हुआ, उसके बाद जो है वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बनी और वो उसको डॉक्टर ने खुद कहा कि ये बंदा जो है वो जॉब करने के काबिल नहीं है, फिर जो है उस बंदे को जब जॉब से जो है वो रिटायर्ड कर दिया गया। तो ये एक प्रोसीजर होता है, अगर इसके तहत वो चलता है तो फिर वो उसके बच्चों को बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर इस प्रोसीजर के तहत वो नहीं चलते, वो कहते हैं जी हमें जो है वो बेनिफिट्स मिले, जो 1 साल रह गया है, ये बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है कि जब साल रह जाता है तो इस तरह के वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों को जॉब दिलाने के सिलसिले में इस तरह के काम करते हैं। तो अगर वो इस तरह से करते हैं तो उनके बच्चों को जॉब तो मिल जाती है, मगर ये है कि मामलात जो होते हैं उनको काफ़ी हद तक बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये कि वो जो जॉब होती है वो तब मिलती है जब A+ में हो, अगर वो B में या C में हो तो अदालतों के रुख करने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, फिर जाके उनको जॉब मिलती है।
तो इसी तरह ए, बी और सी जो है, इन तीनों कैटेगरीज में अगर ए प्लस या ए कैटेगरी में रिटायर्ड होता है कोई बंदा, तो उसको उसके बच्चों को जॉब मिल जाती है। अगर इसके अलावा जो है वो बी और सी और डी में अगर जाता है तो बंदा रिटायरमेंट, मतलब ये है कि अगर उसको ब्लड प्रेशर का मसला है और वो ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो रिटायरमेंट के में कोई भी खलल तो नहीं है, आप जॉब कर सकते हैं। मतलब एक बंदा जिसको ब्लड प्रेशर का मसला है वो दवाई खा के जाके अपनी जॉब कर सकता है। अगर कोई बंदा जो है उसको कोई और मसला है, मतलब आर्जा दिल है, हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद वो जॉब करने के काबिल तो नहीं रहेगा। इसी तरह जिस तरह के अगर वो जी कहे जी मेरे जो हड्डियां दर्द करती हैं, हड्डियों को दर्द करने के हवाले से, तो हड्डियां दर्द करना ये एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। तो इस तरह की रिटायरमेंट जो होती हैं उसमें उनको उनके बच्चों को या उनको जो है वो तमाम बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो यस, यहाँ पर जो कानून बना है इसमें जो 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र होना लाजम है। अगर ये दोनों कैटेगरीज पूरी नहीं होती तो आप रिटायर्ड नहीं हो सकते। और मेडिकल तौर पर अगर रिटायर होते हैं तो उसके लिए आपको बेनिफिट्स मैंने बता दिए हैं कि किस किस बीमारी की वजह से जो है वो आप अगर अपना मेडिकल बनवाते हैं तो अगर एक कैटेगरी में आते हैं तो एक कैटेगरी के बाद भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, बाकियों में बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो उस हवाले से जो है वो बहुत सारे मामलात होते हैं तो उनको दरपेश होता है, तो अदालतों में रुख करना पड़ता है, फिर जाकर उसमें से कुछ लोगों को मिल जाते हैं बेनिफिट्स और कुछ को नहीं मिलते। ये थी आज की वीडियो। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।